ये कहानी है प्यार की, तकरार की, मौत की और मौत के बाद बदले की। ये कहानी है अंकिता की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। यह सच्ची कहानी सूरज जी के साथ घटित हुई थी। आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बतलाऊंगा। मेरा नाम सूरज है। मेरी उम्र उस समय 50 वर्ष की थी। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले का निवासी हूँ। मेरी एक कपड़े की दुकान है जो सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक चालू रहती है। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी। पर कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा हो तो समझ जाइए कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। मेरे साथ ऐसा ही कुछ होने वाला था। मैं अपनी दुकान रात 9 बजे क्लोज कर देता हूँ, पर काम ज़्यादा होने के कारण आज 11 बज चुके थे। मैं ऑटो का इंतज़ार कर रहा था। लगभग 11:30 बजे मुझे एक ऑटो अपनी ओर आती दिखाई दी। मैंने उस ऑटो को रोकने के लिए हाथ मारा। ऑटो रिक्शा वाले ने मुझसे कुछ दूरी पर ऑटो खड़ी कर दी। मैं भागकर उस ऑटो रिक्शा के पास पहुंचा। मैंने हल्की रोशनी में देखा कि उसमें एक 20-22 साल की लड़की बैठी है। ऑटो वाले ने कहा, कहाँ जाना है भाई? मैंने अपने घर का रास्ता बता दिया। ऑटो वाले ने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। मेरे घर का रास्ता थोड़ा लंबा था। मैंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम कहाँ रहती हो और इतनी रात को कहाँ जा रही हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम मोनिका है। मैं एक कपड़े की दुकान में काम करती हूँ और वहाँ से छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रही हूँ। मैंने उस लड़की से कपड़ों के बारे में थोड़ी बात की। इससे मुझे समझ आ गया कि यह लड़की कपड़े की दुकान में ही काम करती है। इसे कपड़ों की अच्छी परख है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें वहाँ कितना वेतन मिलता है? उस लड़की ने मुझे बताया 7,000 रुपये महीने मिलते हैं। मुझे एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी जिसे कपड़े के बारे में अच्छी नॉलेज हो। इसलिए मैंने उसे अपने दुकान में काम करने के लिए पूछा। इस पर उस लड़की ने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हें 9,000 रुपये महीने का दूंगा। इस पर वह लड़की कुछ देर सोचने के बाद हाँ में जवाब देती है। इसके बाद मैंने उस लड़की को अपने दुकान का एड्रेस देकर कल से आने के लिए कहा। उस लड़की ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद वह लड़की अपने घर के पास उतर गई और मैं अपने घर की ओर निकल गया। अगले दिन सुबह वह लड़की 10 बजे के आसपास मेरी दुकान पर आई। मैंने उसे सारा काम समझा दिया और अपने काम पर लग गया। वह लड़की ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस वह अपने काम से मतलब रखती थी। किसी को किसी भी प्रकार का कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। इस तरह मोनिका को मेरी दुकान में काम करते 2 महीना हो चुके थे। मोनिका कुछ कुछ मुझे अंकिता की याद दिलाती थी। अंकिता हमारी दुकान में मोनिका से पहले काम किया करती थी। वह भी अपने काम में काफ़ी अच्छी थी, पर अचानक एक दिन अंकिता ने काम में आना बंद कर दिया। मैंने रवि से बात की। रवि भी हमारी दुकान में काम करता है। रवि और अंकित एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने वाले थे, पर अचानक अंकिता के दुकान न आने के कारण मैंने रवि से पूछा। रवि ने कहा, अंकिता के माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है, वह अपने गांव गई है, कुछ दिन बाद वापस आ जाएगी। उसके बाद 1.5 महीने गुजर गए, वह नहीं आई। मैंने फिर रवि से पूछा अंकिता के बारे में, तो वह बोला उसके माता पिता की तबीयत अभी ठीक नहीं है, वह कुछ दिन बाद वापस आ जाएगी। मैंने अंकिता के नंबर पे भी कॉल किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद मैंने इस विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर एक बात मैं महसूस कर रहा था। जब से मोनिका हमारे शॉप में आई थी, उसी दिन से हमारे दुकान में कुछ अजीबोगरीब हरकत शुरू हो गई थी। सामान अपने आप गायब हो जाते और फिर किसी और जगह पर मिलते।
हमारे कस्टमर को किसी लड़की की चीख सुनाई देती और एक लड़की की परछाई दिखाई देती थी। यह घटना किसी एक कस्टमर के साथ नहीं, कई कस्टमर ने इसी तरह की बात कही, पर शुरुआत में हमें और हमारे स्टाफ के लोगों को इस प्रकार की किसी भी एक्टिविटी का एहसास नहीं होता था। पर धीरे धीरे मुझे और मेरी दुकान में काम करने वाले लोगों को यह सब एहसास होना शुरू हो गया। चेंजिंग रूम में कोई कस्टमर जाता तो उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें होती। कस्टमरों ने शिकायत की कि कोई चेंजिंग रूम में उनके बाल खींचता है और कपड़े भी खींचता है। कई बार हमने अंदर में भी चेक किया, लेकिन अंदर कोई नहीं होता था, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे धंधे में भी असर पड़ने लगा और हमारा कारोबार धीरे धीरे बर्बाद होने की कगार पर आ गया। इसका कारण हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे मेरे पिताजी ने किसी पंडित को बुलाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है हमारी दुकान में किसी भूत प्रेत की बाधा है, पर कहते हैं ना, वक्त ख़राब होने पर दिमाग भी सही काम नहीं करता। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैं भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैंने अपने पिताजी की बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। पर धीरे धीरे हालात और ख़राब होने लगे। कभी कपड़ों में आग लग जाती तो कभी अपने आप सारा सामान बिखर जाया करता था। कोई पंखा अपने आप नीचे गिर जाता तो कभी बाथरूम का नल अपने आप चालू हो जाता। यह अफवाह कि हमारी दुकान में भूत का साया है, यह बात चारों ओर फैल गई, जिससे हमारा दुकान बंद होने की कगार तक पहुंच गया। कोई ऑप्शन न देखते हुए मैंने अपने पिताजी की ही बात मानने का निर्णय किया और एक पंडित जी को अपनी दुकान में बुलाया। पंडित जी दुकान के अंदर आते ही समझ गए कि यहाँ किसी न किसी प्रकार की प्रेत बाधा है। उन्होंने मुझे कुछ सामान की लिस्ट दी और अगले दिन दुकान में यज्ञ करने के लिए कहा। मैंने सारी तैयारी कर ली और वह दिन भी आ गया जिस दिन हमारी दुकान में पूजा होनी थी। वहाँ मैं और मेरे स्टाफ के सभी लोग मौजूद थे। पंडित जी ने घेरा बनाया और कहा कि कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर मत निकलना। यज्ञ की शुरुआत से ही दुकान में अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। यह सब काफ़ी डरावना था। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने आह्वान किया कि तुम जो भी हो सामने आ जाओ। इसके बाद एक धुआंनुमा आकृति प्रकट हुई। पंडित जी ने पूछा, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, मेरा नाम अंकिता है। मैं पहले इसी दुकान में काम किया करती थी। मैं और रवि शादी करने वाले थे, पर रवि ने मेरा यूज़ किया और मुझे मार दिया। यह सुनते ही रवि उस घेरे से निकलकर भागने का प्रयास करने लगा। यह रवि की सबसे बड़ी गलती थी। हमारी आंखों के सामने ही अंकिता ने रवि को हवा में उठा दिया और जोर से पटक दिया। रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पंडित जी ने भी अंकिता को रोकने का प्रयास किया, पर पंडित जी को किसी प्रकार की सफलता मिलती नहीं दिख रही थी। अंकिता रवि को हवा में उठाती और जमीन पर जोर से पटक देती। इस प्रकार 2-3 बार से ही रवि की हालत काफ़ी खराब हो गई। पंडित जी ने काफ़ी प्रयास के बाद अंकिता पर कुछ काबू पाया। पंडित जी ने अंकिता से पूछा, तुम क्या चाहती हो? अंकिता ने कहा, मैं रवि से बहुत प्यार करती थी, पर रवि ने मुझे धोखा दिया और मुझे मार दिया। अब मैं रवि को मार दूंगी। इसके बाद पंडित जी ने अंकिता से कहा, ऐसा करने से तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और तुम हमेशा इसी तरह भटकती रहोगी। इसके बाद अंकिता थोड़ी शांत हुई। पंडित जी ने अंकिता से वादा किया कि वह रवि को जरूर सजा दिलवाएंगे। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया और रवि की निशानदेही पर अंकिता की लाश भी बरामद हो गई। अंकिता का नियम पूर्वक दाह संस्कार किया गया और रवि को जेल भेज दिया गया। इसके बाद से हमारी दुकान में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और सच्ची घटना के साथ।